गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, नव वर्ष में हमारे जो है पहला लेक्चर रहेगा ये। और इस नव वर्ष में जो है हम बहुत कुछ नया भी सीखने वाले हैं। और इस नव वर्ष को हम करेंगे शुरू 1857 की क्रांति के साथ, क्योंकि यहाँ पर 1857 की क्रांति होना भी क्या है, एक नया बहुत बड़ा जो है बदलाव था। और ये बदलाव ऐसे ही नहीं आ गया, इसके लिए बहुत सारी जो है रणभूमि किस तरह की बनी हुई थी, ये सारी जो समस्याएं हैं वो कैसे बनी कि वो एक 1857 का जो पहली बार एक जन विद्रोह जो है हमें देखने को मिलता है भारत के अंदर। क्योंकि हम देखते हैं कि क्रांतियां तो बहुत सारी हो चुकी थी, लेकिन भारत जैसी क्रांति भी नहीं हुई। और ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि क्रांति तो हुई भारत की, लेकिन वो असफल क्रांति उसको कहा जाता है कि भाई पूरी तरह से जो है सफल भी वो कहीं ना कहीं नहीं रही। लेकिन एक ऐसा बीज उसने बो दिया कि भारत को कहीं ना कहीं जो है आजाद कराने में दौरान वो बहुत ज्यादा एक पहला कदम अब उसको मानते हैं। जैसे कि अगर अपन विश्व की क्रांतियों को देखें जोड़कर, तो विश्व की क्रांतियों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपन इंग्लैंड की क्रांति को देखते हैं, जो कब हुई थी, 1688 में हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति भी उसको हम कहते हैं, है ना, गौरवपूर्ण क्रांति या फिर रक्तहीन क्रांति भी उसको बोलते हैं कि एक रक्त की बूंद ना बही फिर भी वो क्रांति हो गई। इसी के बाद में अगर हम बात करें तो 1776 में जो है आपका अमेरिका की क्रांति या यूएसए की क्रांति होती है। और यूएसए की क्रांति भी काफी महान माने जाती है, क्योंकि अमेरिका भी क्या हो रहा था उस समय, आजाद हो रहा था, आजादी के लिए लड़ रहा था। 1776 के बाद में अगर अपन बात करें तो फ्रांस की क्रांति पे आते हैं, कितने में, 1789 में। और 1789 के बाद में भी अगर देखें तो इधर चाइना की क्रांतियां भी हो जाती है। और एक और क्रांति की अगर अपन बात करें तो 1917 में जो है कौन सी क्रांति होती है आपकी, रशियन क्रांति होती है या रूस की क्रांति होती है। तो ये सारी जो क्रांतियां हो रही थी, तो इसी तरह से अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में भी एक जन विद्रोह या अलग अलग लेखकों ने उन्होंने अलग अलग इसको नाम दिया है। किसी ने इसको जन विद्रोह का, किसी ने इसको सैनिक विद्रोह का, किसी ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। तो इसके जो स्वरूप हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे कि स्वरूपों को भी अलग अलग से बताया है लोगों ने, है ना। तो 1857 की क्रांति की आज हम चर्चा करेंगे या बात करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, 1857 की क्रांति, या इसी को बोल देते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ये रिवोल्ट अलग है, ऑफ अलग है ना, इसको एक मत लिख लेना। द रिवोल्ट ऑफ 1857 या इसी को बोलते हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना, 1857 की क्रांति। अब इस 1857 की क्रांति के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आप देखिए मैंने आपको बताया था, दो युद्ध बताए थे मैंने, एक तो बक्सर का युद्ध और उसके पहले एक प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध था वो छल कपट का युद्ध था, लेकिन 1857 के लिए आप देखो कि 1757 से लेकर 1857 में एक पूरा 100 साल जो है कंप्लीट होता है, या फिर एक सेंचुरी जो है कंप्लीट होती है, एक शताब्दी जो है कंप्लीट होती है। तो जितना 1757 से लेकर 1857 के बीच में जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं ने ही क्या किया था, इस जन विद्रोह को या फिर सैन्य विद्रोह को कहीं ना कहीं तैयार किया था कि भारत के लोग इतने विद्रोही जो है कभी भी नहीं हुए। आप देखो भारत में पहली बार जो है बाहरी लोग, तो विदेशी लोग बहुत आए थे। जैसे हम कहें कि सबसे पहले तुर्कों का आक्रमण हुआ, मतलब पहले अरब आए, फिर तुर्क आए, फिर अफगानी भी लोग हमारे यहाँ पर आए। तो इस तरह से जो है मुगल भी भारत से बाहर के ही हैं, वो भी भारत में आए, लेकिन जनता ने कभी भी उनके प्रति जो है विद्रोह नहीं किया। लेकिन कंपनियां जब भारत में आई तो ऐसा कंपनियों ने किया क्या, जिसके कारण उनको विद्रोह करना पड़ा भारत के लोगों को, क्योंकि इसमें जो है अधिकारी, सैन्य, है ना, सारे लोग जो है कम से कम लगभग किसी न किसी क्षेत्र से वो जुड़े हुए थे। तो उन लोगों ने क्या किया था, 1857 की क्रांति में भाग लिया था,
पार्टिसिपेट किया था। अब आप यहीं से देखिए कि ऐसे क्या क्या कारण रहे जो कहीं ना कहीं 1857 क्रांति का एक मंच उन्होंने तैयार कर दिया। तो हमने ब्रिटिश भारत को पढ़ा है कि किस प्रकार से जब कंपनी का आगमन होता है 1600 में, और 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, भारत में आती है। पहले उनका जो मकसद था वो व्यापार करना था, लेकिन ट्रेड करते करते वो क्या हो गए, राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लग गए। पहला उन्होंने जो युद्ध जीता था वो कौन सा जीता था, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि कब जीता था, 1757 में। पहली बार बंगाल वाले क्षेत्र में क्या किया उन्होंने, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। फिर बंगाल के बाद में अपन देखते हैं कि 1764 में तो पूरी तरह से बंगाल को क्या कर लेते हैं, वो कवर कर लेते हैं। तो पहला जो अगर अपन बात करते हैं तो 1764 में जब सत्ता उनके हाथों में आ गई तो वो क्या करते हैं, बंगाल के अंदर द्वैध शासन जो है प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। और द्वैध शासन प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं, भारत का जो धन है वो क्या करने लग गए, अब इंग्लैंड जो है भेजने लग गए। यानी कि हम कहें कि कच्चा माल तो वो यहां से लेते थे और उसको कहां ले जाते थे, ब्रिटिश भारत में ले जाते थे। तो हम इसी क्रम में अगर उनके अधिकारी या फिर हम कहें कि गवर्नर जो रहे थे कंपनियों के, उनके माध्यम से देखें तो सबसे पहले जो है रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, द्वैध शासन बंगाल वाले रीजन में लगाते हैं। फिर उसकी जो शक्तियां हैं उनको आगे जो बढ़ाने का काम करते हैं, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग आ जाते हैं, फिर कार्नवालिस आते हैं, फिर लॉर्ड वेलेजली आते हैं और फिर लॉर्ड डलहौजी आते हैं। तो लॉर्ड वेलेजली भी क्या करते हैं, सब्सिडरी अलायंस करते हैं, सहायक संधियां करते हैं। मतलब भारत के राजाओं से सहायक संधियां करके उनको गले लगाते हैं, लेकिन गले लगाने के बाद ही उनसे क्या करते हैं, हड़प नीति के तहत उनके राज्यों को मिला लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को आप गले लगा रहे हो और उनके साथ ही धोखा कर रहे हो, तो फिर क्या करेंगे वो लोग, विद्रोही आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो याद रखना, जिसको भी गला लगाओ उससे कभी धोखा नहीं करो। और यही भारतीय लोगों के साथ हो रहा था, जो कि किसने किया, ईस्ट इंडिया कंपनियों ने किया। तो फिर भारत के लोग जो हैं इनके प्रति क्या हो गए, विद्रोही हो गए। इसी तरह से हमने देखा कि भारत का सारा कच्चा माल कहाँ जा रहा था, यूरोप में जा रहा था। और यूरोप की जो सारी चीजें गतिविधियां हैं वो तो काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन भारत के धंधों का अगर देखें, उद्योगों का अपन देखें तो उद्योगों के पतन हो चुके थे। लोगों ने क्या कर लिए थे, अपने अंगूठे कटवा दिए थे, क्योंकि उनसे जो माल है वो तो क्या करा जाता था, कम वस्तु में खरीदा जाता था या कम कीमत पे खरीदा जाता था, और उसका जो मूल्य उनको उचित नहीं मिल पाता था। तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने जो हथकरघा जो उद्योग थे उनको लगाना ही बंद कर दिया। मतलब उनका माल तो सस्ती दरों में बेचते थे, खरीदते थे, और खुद का माल उनको बहुत महंगी दरों पर बेचते थे। तो इन सारी चीजों से क्या हो गए, वो तंग आ गए। तो उन्होंने फिर जाकर जो है अपना कदम उठाया, कौन सा, 1857 की क्रांति का। अब इसी के बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स की दृष्टि से अगर देखें तो कभी कभी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति जब हुई थी तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे या पीएम कौन थे, है ना। तो ये लिख लीजिए ना, कुछ अपन पढ़ते चलेंगे आगे। तो ब्रिटेन के पीएम कौन थे उस समय, पाल्मस्टन। कंपनी कहां से आई थी, ठीक है, ब्रिटेन ने एक ऐसा देश है जिसने क्या किया था, भारत को उपनिवेश बनाया। भारत को ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारे देशों को उसने क्या किया था, उपनिवेश बनाया था। ऐसा कहा जाता है ब्रिटेन के बारे में कि इसका जो सूर्यास्त है वो कभी अस्त नहीं होता था, सूर्य, है ना, सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। तो पूरे महाद्वीपों पे मतलब इसने राज किया था। तो ब्रिटेन के उस समय जो है कौन थे प्रधानमंत्री, तो पाल्मस्टन, ठीक है। पाल्मस्टन कौन थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। दूसरा पॉइंट लिखिए कि इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल, या उस समय कंपनी जो थी उस समय शासन कर रही थी तो उसके गवर्नर जनरल थे, ठीक है। भारत में कंपनी की तरफ से गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। अगला बिंदु लिखिए कि उस समय जो मुगल सम्राट थे तो वो कौन थे। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो मुगल सम्राट कौन थे, बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, या इनको कहीं कहीं बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह
सेकंड के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अगला लिखो, जब इस विद्रोह को ज्यादा से ज्यादा जगह पर जब ये विद्रोह हुआ था तो इसको दबाने वाला जो है अंग्रेजी अधिकारी कौन था, तो वो था कैंपबेल। इस जन विद्रोह को जो शांत किया है दबाने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो था लॉर्ड कैंपबेल। लॉर्ड कैंपबेल आते हैं और इस विद्रोह को क्या कर देते हैं, शांत कर देते हैं। इसलिए ये जो है ज्यादा कहीं ना कहीं जो है उतना जो सफल इसको होना चाहिए था उतना ये सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे लिखिए, विद्रोह का जो प्रतीक था, मतलब इस विद्रोह को जब फैलाया जा रहा था तो इसके लिए कुछ मैसेज भेजने के लिए क्या करा जा रहा था, कुछ प्रतीकों का रूप लिया गया था। तो इसमें कमल और रोटी, कि भाई हम किसके लिए लड़ रहे हैं, रोटी के लिए लड़ रहे हैं ना। तो जो संदेश भेजा जा रहा था एक दूसरे राजाओं के पास, क्योंकि भारत में उस समय क्या थी, चेकिंगें होती थी, तो कमल और रोटी पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था ना अधिकारी लोग। तो उनसे बचने के लिए संदेशा जो भेजा जाता था वो किसके माध्यम से जो भेजा जा रहा था, कमल और रोटी के माध्यम से। अब 1857 की क्रांति को जब भी आप पढ़ो तो इसके कुछ आयामों को आप ध्यान में रखकर पढ़िएगा कि इसका जो स्वरूप है वो कैसा था। जब अपन इसको पढ़ते हैं तो इसमें अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन अलग अलग इतिहासकारों ने क्या किया, इसको अलग अलग जो है नाम देकर पुकारा। कोई कहते हैं कि ये सैनिक विद्रोह था, कोई कहते हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, है ना। किसी ने कहा कि ये तो कुछ नहीं, ये तो अलग अलग लोग के क्षेत्र के जो लोग लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने क्षेत्रों के लिए लड़ाई करी थी। तो यहाँ पर जो है सभी के जो है वक्तव्य भी हमें देखने होते हैं। तो इसको अलग अलग तरीके से अपन पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति को अपन कई भागों में बांटते हुए पढ़ेंगे। तो पहला लिखिए इसके स्वरूप, इसका स्वरूप कैसा था, इसके जो कारण रहे हैं वो कारण कौन कौन से रहे हैं। कारणों के बाद में लिखिए कि ये प्रारंभ कहां से हुई थी। प्रारंभ के बाद में हमें देखना है कि इसका जो विस्तार है वो कहां कहां तक हुआ था, कहां तक इसका जो है जोर था। विस्तार के बाद में हम इसके देखेंगे कि ये असफल क्यों हुई, उसके क्या रीजन रहे। और इसका जो परिणाम है वो परिणाम क्या निकल कर आया, इसका रिजल्ट क्या रहा। इन सभी चीजों को जो है हम ध्यान में रखेंगे। लगभग आपको देखना होगा कि 6 आयाम हमने लिखे हैं कि इसका जो स्वरूप है, इस क्रांति का जो स्वरूप था वो कैसा था, इसके क्या क्या कारण रहे, क्यों ये क्रांति हुई, कहां से ये प्रारंभ हुई, कहां तक इसका विस्तार रहा भारत के अंदर, और ये असफल हुई तो क्यों हुई, इसके क्या रीजन रहे, और इसके परिणाम जो है क्या निकल कर आए 1857 की क्रांति के। अब एक एक घटनाओं को जो है हम अध्ययन करेंगे। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि ये क्या थी, क्रांति थी, है ना, स्वरूप में लिख के जाना। कुछ लोगों ने इसको क्या कहा, क्रांति नाम दिया। कोई बोल रहे थे कि ये तो क्या है, विद्रोह किया था सैनिकों ने, तो किसी ने इसको क्या बोला, विद्रोह किया, है ना। किसी ने इसको रिवॉल्यूशन कहा, किसी ने इसको क्या कहा, रिवोल्ट का, विद्रोह का। किसी लोगों ने बोला कि ये क्या था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अगला लिखिए, यह सैनिक विद्रोह या राष्ट्रीय आंदोलन की जो चिंगारी थी यही थी, सैनिक विद्रोह, या फिर एक और लिख लीजिए इसमें, राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर देखें तो 1857 की क्रांति जब हो चुकी थी तो यहीं से जो है क्या मानी जाती है कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन जो है भारत में होना शुरू हो गए थे, स्टार्ट हो चुके थे। मतलब भारतीय के जो लोग थे उन लोगों ने बाहरी सत्ताओं का जो है पहले कभी विरोध नहीं किया था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उनका
काफ़ी ज़्यादा जो है शोषण किया, तो तभी से क्या हो गया, उनमें जो अपने स्वदेश की जो भावना है या फिर हम कहें कि राष्ट्र की जो भावना है उसका क्या हुआ, विकास हुआ। और उन्होंने क्या किया, इन अंग्रेजों का विरोध करना जो है शुरू कर दिया था, है ना। और हम देखते हैं, देख लिया हमने कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, द्वैत शासन लाए थे। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस का अपन ने देख लिया, फिर लॉर्ड डलहौजी की जो नीति है अपन ने देख ली। तो इन लोगों ने क्या किया, कुछ ऐसी चीजें या ऐसी नीतियां ये लेकर आए जिससे क्या हुआ था, जनता में आक्रोश जो है पैदा हो गया। और उसने क्या किया, एक 1857 क्रांति को कराने का जोर दिया। तो ये अपन ने स्वरूप देखा है। अब अपन आएंगे इसके कारणों पर। सेकंड है कारण। तो कारण की बात करेंगे तो यहां कारण जो है आपको अलग अलग कारण इसके आप देख सकते हो। पहला देखो, पहला कारण अगर अपन बात करें तो यहां बात करेंगे हम राजनीतिक कारणों की, ठीक है। पहले हम देखेंगे किसको, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्यों, क्योंकि अंग्रेज लोग आए तो थे किसके लिए, व्यापार के लिए। फिर बाद में उनका इंटरेस्ट जो है राजनीति में कैसे जागा, और उन्होंने ऐसा राजनीति में किया क्या जिससे क्या हुआ, यहाँ के लोगों में जो है आक्रोश जो है पैदा हो गया। और उन्होंने जो है उनका क्या करने लग गए, विरोध करने लगे। सेकंड जो कारण की बात करेंगे उसमें हम देखेंगे आर्थिक कारण, कि किस तरह से उन्होंने भारत के लोगों का जो है आर्थिक शोषण किया, किस तरह से यहाँ के उद्योगों को ठप किया, उनका पतन किया, और किस तरह से जो है उन्होंने यहाँ पर ज्यादा जो है आर्थिक रूप से उनको कमजोर किया। तो ये आर्थिक कारण की बात करेंगे। तीसरा की बात करें तो यहाँ सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कारणों की बात करेंगे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसी पॉलिसी लेकर आए, जैसे कि अपन बात करें कि वो विधवा जो महिलाएं होती थी, वो कभी आपने देखा होगा कि जब वो सती होने जाती थी तो उसको उन्होंने रोका। जब विधवाएं सती नहीं हुआ करती थी तो फिर वो क्या करेगी, फिर विधवा जो विवाह है वो दोबारा से विवाह कर सकती थी, तो वो रीमैरिज का जो है कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, तो उसका भी ये विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सामाजिक धार्मिक कारण। और दूसरी सामाजिक धार्मिक में आप वो भी लिख सकते हो कि उन लोगों ने जो सैनिक हुआ करते थे तो वो क्या करते थे, तिलक लगाते थे या पूजा करते थे, कड़ा पहनते थे और दाढ़ी मूछ रख सकते थे, तो उनको भी क्या करने लगे, ये धार्मिक आधार पर प्रताड़ित करने लगे। तो कहीं ना कहीं जो है उनमें क्या होने लगा, जो गुस्सा है वो आने लगा। दूसरा यहाँ सैनिकों का भी अलग से लिख लीजिए, सैनिक कारण भी अपन पढ़ेंगे। और लास्ट जो अंतिम होता है तात्कालिक कारण। इस तात्कालिक कारण का ही आप एक और जो है, यही एक ऐसा कारण होता है जो 1857 की क्रांति की चिंगारी जो है वो शुरू करता है ना, तात्कालिक कारण। ये सारे कारण तो अपन पढ़ेंगे ही। कौन कौन से, राजनीतिक कारण, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, और सैनिक कारण। पहली शुरुआत करते हैं अपन राजनीतिक कारण से। कारण इतने सारे अपन को पढ़ने हैं, लेकिन हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं, पहले राजनीतिक कारण में, कि राजनीतिक कारण क्या क्या हुए जिसके कारण ये जो रिवोल्ट हुआ है, 1857 क्रांति हुई है, उसके राजनीतिक कारणों की अगर अपन बात करें तो इसमें दो लोगों की जो बात की जाती है ज्यादातर, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव तो क्या है, ज्यादा लंबा नहीं टिक पाता है ना। द्वैत शासन जो है वो, जब अपन ने 1765 में इलाहाबाद की संधि देखी थी तो उसके दौरान वो द्वैत शासन चल रहा है। और लगभग 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनते हैं कंपनी के, तो वो क्या करते हैं, इसको समाप्त कर देते हैं द्वैत शासन को। तो यहां पर इनकी नीतियों को आप लिख लीजिए, राजनीतिक कारण क्या क्या थे। तो पहला तो क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कौन सी नीति थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की थी सहायक संधि। किसकी थी, वेलेजली की, सॉरी है, हाँ। कॉर्नवालिस तो वो लेकर आए थे ना ये बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। जैसे अपन ने 3 पढ़ी थी ना वो कृषि के लिए, एक तो स्थायी बंदोबस्त या उसी को बोलते हैं इस्तेमादारी, दूसरा रैयतवाड़ी, तीसरा महलवाड़ी, है ना। तो वो भी नीतियां कैसी थी, कहीं ना कहीं उन नीतियों ने भी जमींदारों को भी परेशान किया, किसानों को भी परेशान किया, जो गांव के लोग होते थे उनको भी परेशान किया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या कर रही थी, इनको परेशान करने में लगी थी, है ना। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, है ना, इसी को बोल देते हैं सब्सिडरी अलायंस या सब्सिडरी
ट्रीटी भी बोल देते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं सहायक संधि को, है ना। लॉर्ड वेलेजली क्या लेकर आए थे? सहायक संधि। सहायक संधि में ये क्या करते थे? भारतीय राजाओं से मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे कि साहब जब भी आप पे कोई आक्रमण करेगा या फिर आप पर कोई भी दुविधा आएगी तो हम क्या करेंगे? आपका साथ देंगे। यही थी सहायक संधि। मतलब भारतीय राजाओं को क्या किया? पहले तो गले लगा लिया, फिर गले लगकर क्या करने लग गए कि भाई आपका जो है वारिस नहीं रहा। अब जब वारिस नहीं रहेगा तो क्या होगा? आपकी जो जमीन है या भूमि है या आपका जो राज्य है इसको क्या कर लिया जाएगा? ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया जाएगा। तो दूसरे जो लोग आते हैं वो कौन आते हैं? लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद में वेलेजली के बाद ही डलहौजी की भी लिख लो। डलहौजी की थी हड़प नीति, या इसी को बोल देते हैं अपन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति यानी कि जिसका भी क्या होगा? वारिस नहीं होगा। अब वारिस आप देखो, एक तो बेगम हजरत महल थी, तो बेगम हजरत महल का भी क्या होता है? वो बोलते हैं कि मेरे जो वारिस हैं उसको क्या किया जाए? शासक बनाया जाए या राजा बनाया जाए, लेकिन उसकी भी नहीं सुनते। फिर अब इसका रानी लक्ष्मीबाई का भी देख सकते हैं उदाहरण, कि जो गंगाधर राव होते हैं और रानी लक्ष्मीबाई होती है तो उनके भी क्या होती है? संतान नहीं होती, तो वो भी क्या करते हैं? जो इनका दत्तक पुत्र होता है उसको क्या कर लेते हैं? गोद ले लेते हैं। तो उनको भी क्या करते हैं? ये नहीं मानते, तो उनका भी जो झांसी जो वाला जो क्षेत्र है उसको मिला ही लेते हैं, है ना। तो बोलती तो है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, है ना, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? ये हड़प नीति के तहत जो है उनकी उसको ले लेते हैं। आप देखो हड़प नीति के तो मैंने आपको कई उदाहरण लिखवाए हैं। कौन कौन से लिखवाए हैं? जिसमें अपन ने शुरू में देखा था सतारा वाला क्षेत्र। तो सतारा को कब मिलाया गया था? 1848 में, है ना। सबसे पहले सतारा को ही क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने कितने में? 1848, है ना, 1848 की बात कर रहे हैं। फिर अगर उसके बाद देखें अपन जेतपुर और संभल, जेतपुर और संभल को कब मिलाया गया था? 49 में। बगाठ प्रदेश को 50 में, है ना, 1850 में। फिर अपन ने देखा था उदयपुर, उदयपुर को मिलाया गया था 1852, और फिर उसके बाद में झांसी 1854, और झांसी के बाद अगर बात करें अपन हाँ 54 में नागपुर था, ठीक है। 1853 में झांसी, 54 में नागपुर, और नागपुर के बाद में 55-56 की अगर अपन बात करें तो 55 में था करौली। करौली मतलब राजस्थान का वर्तमान में जिला भी है, सवाई माधोपुर से ही लगा हुआ है, तो करौली जिले को मिलाते हैं ये 55 में। और उसके बाद में 56 में क्या करते हैं? ये अवध वाला जो क्षेत्र होता है उस अवध को क्या करते हैं? मिला लेते हैं। तो जैसे ही अवध को ये मिलाते हैं तो अवध से ही क्या होते हैं? कुछ सैनिक जो हैं अवध प्रदेश से ही होते हैं इनकी सेना के अंदर, तो वो सैनिक की क्या करते हैं? पहले जो विद्रोह करना जो शुरुआत करते हैं वही करते हैं ना, जैसे अपन मंगल पांडे को करते हैं, क्योंकि तात्कालिक कारण तो अपन वहीं जाके देखेंगे, है ना। तात्कालिक कारण तो वही होता है कि जो पहले ब्राउन बॉयस जो बंदूक आती थी उसकी जगह एनफील्ड राइफल ला दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ राजनीतिक कारण में तो ये देखिए कि इन्होंने क्या किया था? धीरे धीरे सहायक संधि और हड़प नीति के तहत क्या किया था? कुछ राज्यों को मिला लिया था। तो ये क्या हुआ था? उनका राजनीतिक कारण हो गया। अब दूसरा जो है एक और था, जैसे अपन पेशवाओं को पढ़ते हैं तो उसमें नाना साहब होते हैं, तो नाना साहब से भी क्या करते हैं? ये अपने जो क्षेत्र को मतलब छीन लिया जाता है उनसे भी। तो ये तो कुछ राजनीतिक कारण अपन ने देख लिया ना। इसके अलावा अब बात करेंगे अपन आर्थिक कारणों की। कुछ चीजें मैं बोल भी रहा हूं तो उनको आप लिखते चलिएगा ना, ऐसा नहीं कि भाई जो यहां लिखा है उसी को लिखना है। अब सेकंड अपन बात कर रहे हैं किसकी? आर्थिक कारणों की। तो आर्थिक कारणों में मैंने आपको बताया कि जब बंगाल वाला क्षेत्र था तो उसमें क्या हो जाती है? अकाल जैसी स्थिति बन जाती है। जब आप एक पुस्तक आती है आनंद मठ के नाम से, तो वो बंगाल के इतिहास को आपको परिचित करवाती है। तो आनंद मठ में ये बताया गया था कि बंगाल में जब अकाल पड़ता है तो वहां के लोगों की जब मृत्यु होती थी तो जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो दूसरे व्यक्ति जो भूखे होते थे उनका मांस निकाल निकाल कर खाते थे। ऐसी अवस्था हो गई थी बंगाल वाले क्षेत्र की। तो जब अकाल जैसी स्थिति बन गई, वहां के व्यक्ति कर देने के लिए उनकी स्थिति नहीं है, फिर भी वहां की जो कंपनी के जो अधिकारी थे उनसे क्या करते थे? कर वसूली करते थे। और कहीं ना कहीं जो एक जिला अधिकारी होते हैं तो वो बताते हैं कंपनी के जो गवर्नर होते हैं उनको कि साहब बंगाल में तो क्या है,
अकाल इसकी स्थिति हो गई, यहाँ तो घास ही घास उगी हुई है, तो पता है वो अधिकारी क्या कहते हैं कि आप तो घास को भी क्या करो, उपयोग में लेंगे, खाओ नहीं, खाने में क्या, मतलब घास को भी हम क्या करेंगे, उपयोग में ले लेंगे, वहां घास भी मत छोड़ो। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसी स्थितियां उनकी हो गई थी, तो फिर कहीं ना कहीं जो है इन्होंने आर्थिक कारण भी जो है क्या होता है इनके ऊपर बनता है। तो सेकंड में आर्थिक कारणों में लिखो, पहला कारण तो यह है कि कर पर कर जो है बढ़ाया जा रहा था, कर को बढ़ाया जाना, अकाल में भी या काल पड़ने पर भी कर की वसूली करना, काल की स्थिति में भी कर वसूली करना। क्या होगा, काल बोल दो, अकाल बोल दो, है ना, कुछ भी बोल, सूखा बोल दो, मतलब कब पड़ेगा काल, जब सूखे की स्थिति होगी, है ना, तो यहां लिख लो सूखे की स्थिति भाई, ठीक है, ये भी शब्द सही रहेगा। सूखे की स्थिति में भी क्या करते थे, कर वसूली करते थे। अब आपको पता है कि जब भूमि में कोई कुछ हो नहीं रहा तो किसान लोग कहां से कर देंगे, और जब वो कर नहीं देते थे तो उनको मारा पीटा जाता था, और मार पीटने से क्या हो गए थे, उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। तो इस कारण भी जो है क्या होने लगे, इनका विद्रोह होना शुरू हो गया। दूसरा, उद्योगों का पतन, उद्योगों का पतन। उद्योगों का पतन मैंने आपको बताया ही है कि जब ब्रिटिश में या इंग्लैंड में जो क्रांति हो चुकी थी, तो वहां पर क्या हो गए थे, काफी जो है मशीनें आ गई थी, और मशीनें आने के दौरान क्या होने लगा, यहाँ का जो कच्चा माल है उसको क्या करते थे, वो कम दर पर जो है खरीदते थे, और वहां पर अच्छी गुड्स बनाते थे, और उन अच्छी गुड्सों को बेचते थे। यहाँ के लोगों के कारखाने क्यों बंद हुए, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, उस समय हथकरघा उद्योग होते थे, और उनकी जो मशीनों से जो वस्तुएं बनती थी वो काफी अच्छी शाइनिंग वाली साड़ियां बनती थी, काफी अच्छे वस्त्र बनते थे, लेकिन यह हाथों से बनाते थे, तो इनकी हाथों की जो चीजें हैं वो काफी महंगी हुआ करती थी, तो वो बाजार में, वैश्विक बाजारों में टिक नहीं पाई थी। तो यहाँ की जो चीजें हैं वो बिकना बंद हो गई थी, कम रेट पे मतलब जो है उनको लिया जाता था। तो इसलिए जो है विदेशी मार्केट के सामने भारत का मार्केट, या फिर हम कहें कि उस समय का जो भारत था, तो वहां की जो चीजें हैं वो नहीं रुक पाए। तो यहाँ के लोगों के क्या हो गए, उद्योगों का पतन हो गया, उद्योग क्या हो गए, ठप हो गए। अगला लिखो, कृषि उद्योगों का सहसंबंध, कृषि उद्योगों का सहसंबंध नहीं रह पाता। सहसंबंध क्यों नहीं बन पाता, या खत्म होने लगा ना, कृषि उद्योगों का सहसंबंध खत्म होने लगा। कैसे लगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेज के जो मतलब जो कंपनी होती थी, तो कंपनी को जरूरत जो है किस किस की थी, जैसे उनको जरूरत थी कि भाई हम रेशम की खेती करवाएं, रबड़ की खेती करवाएं, कॉफी की खेती करवाएं, या फिर हम किसकी करवाएं, चाय के बागान लगवाएं। तो इस चीज से क्या हो गया, जो भारत के अंदर पहले खेती होती थी, उस खेती को छोड़कर अंग्रेज लोगों ने क्या करे, दूसरी खेती जब भारत के इसमें भूमि में करवाई, तो वो भूमि जो है बंजर होने लगी, और बंजर होने लगी तो आप देखो, जब एक ही एक खेती आप करोगे तो वो क्या होगी, जमीन खराब होती चली जाएगी। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो है कृषि उद्योगों का क्या है, जो सहसंबंध था वो टूटने लगा। इससे भी क्या होगा, भारत में जो है आर्थिक नुकसान होने लगा। अगला है, मैंने आपको बताया था कि अकाल जैसी स्थिति में भी क्या होने लग गए थे, ये कर को वसूलने लग गए ना। यहां लिख लो एक और अलग पॉइंट, अकाल की स्थिति में भी कर की वसूली करना। तो ये कौन से हो गए आपके, आर्थिक कारण हो गए, है ना, 4 आर्थिक कारण लिख लिए। अब आर्थिक के बाद में अपन बात करेंगे सामाजिक और धार्मिक कारणों की। सामाजिक और धार्मिक कारण। तो सामाजिक और धार्मिक कारण में मैंने जैसे आपको बताया था कि भारत में अलग अलग जो है गवर्नर आते हैं, और वो अलग अलग गवर्नर क्या करते हैं, अलग अलग नीतियां जो है लेकर आते हैं। तो एक व्यक्ति होते हैं एलिन बरो।
एलिन बरो क्या करते हैं, जब यहाँ पर स्लेव सिस्टम चल रहा होता है तो इस स्लेव सिस्टम को या दास प्रथा को क्या कर देते हैं, वो खत्म कर देते हैं, है ना। इसके लिए 1843 में कब करते हैं ये, तो व्यक्ति थे एलिन बरो। एलिन बरो क्या करते हैं 1843 में दास प्रथा का अंत करते हैं। अब यहां के लोगों को तो आदत थी, कैसी आदत कि भाई बिना दास के तो हमसे काम ही नहीं होता है ना। जो कुछ लोग थे तो वो बोलते थे कि कृषि कौन करेगा, कृषि में तो हम दासों को ही लगाएंगे, किसानों को लगाएंगे, उनको दास बनाकर रखेंगे। तो 1843 में तो क्या करते हैं, एलिन बरो दास प्रथा का अंत करते हैं। फिर एलिन बरो के बाद में आते हैं, जैसे अपन लॉर्ड विलियम बेंटिंक को देखते हैं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में मैं कभी भी आपको बहुत बार बता चुका हूं कि राजा राम मोहन राय क्या करते हैं, उनसे बोलते हैं कि साहब हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो महिला हैं उनको क्या कर दिया जाता है, जिंदा आग में जला दिया जाता है ना, सती प्रथा के नाम पर। तो ये क्या करते हैं 1829 में, है ना, यानी कि पहले की बात कर रहे हैं, तो 1829 में क्या करते हैं, सती प्रथा का भी अंत हो जाता है। हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, या शॉर्ट में लिखना चाहो तो बेंटिंक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक या बेंटिंक क्या करते हैं 1829 में सती प्रथा का अंत कर देते हैं। और जब ये सती प्रथा का अंत करते हैं तो भारतीय लोगों को ऐसा लगता है कि इन्होंने तो क्या किया है, भारतीय जो धर्म है, जो रीति रिवाज है, उन पर क्या कर दी, डायरेक्ट चोट पहुंचा दी। और जब ये चोट पहुंचा देते हैं तो क्या करते हैं, इनका विरोध करना जो है ये शुरू कर देते हैं। मतलब धर्म पर आप क्या करोगे डायरेक्ट, क्योंकि ये लोग क्या थे, ईसाई धर्म से संबंध रखते थे, ईसाई मिशनरी भी भारत में आती हैं, तो वो क्या करते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और वो बोलते हैं कि भाई हमारा तो क्या है, हमारा धर्म ऐसे नहीं बोलता कि जिंदी महिलाओं को आप जला दो, ठीक है, आप ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो ये कब लाया जाता है, 1829 में सती प्रथा का क्या कर दिया जाता है, अंत कर दिया जाता है। इसके बाद में लिखो कैनिंग का, जो लॉर्ड कैनिंग आते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं कि इन विधवाओं को क्या करते हैं, दोबारा से ये क्या कर सकते हैं, विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। आज भी आप देखो कि समाज में जो विधवा महिलाएं होती हैं, अगर किसी के घर में बच्चा होता है या फिर कोई धार्मिक कार्य होता है, अगर कोई विधवा को बुलाया नहीं जाता, मतलब आज भी उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर वही विधवा मान लो 10-20 लाख रुपए जो है कमाती हो, तो उसको क्या कर सकते हैं, कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है समाज का क्या है, आज भी जो नजरिया देखें तो उतना अच्छा उनके लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो है लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं, विधवा पुनर्विवाह जो है उसको क्या करते हैं, ये बढ़ावा देते हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह को क्या करते हैं, ये बिल्कुल, इसमें तो अपन जितने भी समाज सुधारक पढ़ेंगे उनको पढ़ेंगे, अपन समाज सुधारक को पढ़ेंगे इसके बाद, तो बहुत ज्यादा जो है वो क्या करते हैं, इनका समर्थन करते हैं, है ना। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा, विधवा पुनर्विवाह को क्या करते हैं, ये बढ़ावा देते हैं, ठीक है। इसी के बाद में 1860 की बात करें तो 1860 में बाल विवाह पर भी आगे जाकर ये रोक लगा देते हैं। हाँ, यही है लॉर्ड कैनिंग, बाल विवाह पर भी क्या करते हैं, ये रोक लगा देते हैं ना 1860 में। क्योंकि 57वीं क्रांति तो पहले हो जाती है, लेकिन 1860 का भी एक फैक्ट आप याद रखना कि लॉर्ड कैनिंग और क्या करते हैं, तो ये 1860 में क्या करते हैं, बाल विवाह पर भी रोक लगा देते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की शादी नहीं करने देंगे। तो इस सारी चीज़ों से जो है रूढ़िवादी क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और अगर सबसे पहले एक फैक्ट और लिख लीजिए, इसमें 1813 का मैं छूट गया, यहाँ पर क्या होती है, ईसाई मशीनरियों को आगमन के लिए, प्रवेश के लिए क्या मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है। ईसाई मशीनरियों का प्रवेश, ठीक है। ईसाई मशीनरी का मतलब यह है कि ईसाई लोग के जो हैं, धर्म के जो लोग होते हैं वो क्या करने लग गए थे, अपना धर्म का प्रचार प्रसार
करने लग गए थे ना, जब 1813 का जो एक्ट आता है उसके अंतर्गत अपन बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या हो जाते हैं, ये लोग नाराज होते हैं। अब अगला लिखिए इसमें सैनिक कारण। तो सैनिक कारणों में क्या था कि भारतीय लोगों को क्या करा जाता था, ब्रिटिश लोगों के अंडर में काम करने के लिए जो है उनको बोला जा रहा था। तो एक ब्रिटिश अधिकारी क्या करता है, 5 लोगों को जो है अपने अंडर में रखता था। मतलब इसका जो अनुपात होता था सैनिक कारण में लिखिए 5:1। हाँ, सैन्य कारण। तो सैन्य कारण में लिखिए एक तो था, मतलब 5 जो है भारतीय लोग होते थे, उनको एक ब्रिटिश अंग्रेजी अधिकारी के क्या होता था, अंडर में काम करना होता था। यहाँ 5 अनुपात इसलिए लिख रहा हूं कि 5 लोग कौन होते थे, भारतीय होते थे, उनके ऊपर जो है एक जो है क्या होता था, ब्रिटिश होता था। ठीक है, तो फिर बाद में जब 1857 में क्रांति हो जाती है तो इसको ये चेंज कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, 2 भारतीयों पर एक ब्रिटिश होना जो है इन्होंने लागू कर दिया था उस चीज को। अगला कि जब भी कोई युद्ध किसी देश से लड़ना होता था तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, भारतीय सैनिकों को क्या करते थे, मतलब लड़ने के लिए भेजते थे। अब ये लोग क्या है, भारतीय लोग क्या करते थे, समुद्र को मानते थे देवता कि भाई हम तो समुद्र उलांग कर कहीं जाएंगे ही नहीं, है ना। ये हो रहा था क्योंकि अपन समाज सुधारकों को भी पढ़ेंगे ना, तो बड़ी मुश्किल से ये लोग पढ़ने के लिए इनको भेजा जाता है। बहुत मुश्किल से ये जो है, कुछ लोग जब किसी का विवेक जो है काफ़ी अच्छा होता है तो वही लोग क्या करता है, इन चीज़ों को समझता है कि यार समुद्र देवता तो होते ही नहीं है ना। लेकिन भारतीयों की तो पहले मान्यता यही थी कि गंगा तो है माता, गाय भी माता, है ना, समुद्र भी देवता। तो कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों को ये क्या करते थे, धार्मिक रूप से भी मानते थे। कौन, सैनिक। तो सैनिकों को क्या किया जाता था, सैनिकों को बिना अनुमति, मतलब उनकी बिना इच्छा के समुद्र पार लड़ने के लिए भेजा जाता था। अगला लिखिए बिंदु। अगला है कि जो अपन दाढ़ी मूछ वाला तो देख ही चुके थे, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी ये कोई दाढ़ी रखता था सैनिक, कोई मूछ रखता था या कोई तिलक लगाता था तो उन पर भी क्या कर दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई कोई भी जो सैनिक है वो क्या करेंगे, दाढ़ी मूछ नहीं रखेंगे। अब आप देखो कि जो कोई मान लो मुगल सैनिक है तो मुगल सैनिक तो क्या करेगा भाई, दाढ़ी रखेगा ही रखेगा। आप देखो जो पंडित लोग थे वो मूछें रखते थे, तिलक लगाते थे, तो उनको कहीं ना कहीं इनको क्या किया जा रहा था, रोका जा रहा था, इन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था। तो वो क्या कर रहे थे, कुछ समय तक तो उन्होंने सहन किया लेकिन बाद में वो विद्रोही हो जाते हैं। अगला लिखो इसमें एक बिल, मतलब एक बिल नहीं कहेंगे, एक नियम लाया जाता है कि पहले क्या था, जो सैनिक अपने घर पर चिट्ठियां लिखते थे, है ना, डाक के द्वारा वो चिट्ठियां पहुंचती थी, तो पहले उन पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था। लेकिन 1854 में एक इन्होंने ऐसा कानून लेकर आए, ये डाकघर अधिनियम। तो डाकघर अधिनियम के दौरान क्या करना था, सैनिकों को भी जो है पैसा देना पड़ता था अपनी चिट्ठी जब वो भेजते थे तब। एक तो उनकी इनकम ही कम होती थी, मतलब उनकी जो उनको पैसा मिलता था वो भी कम मिलता था, कम पैसे पे वो काम कर रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन उनकी जो कहीं ना कहीं उनको जो सुरक्षा दी जाती थी या फिर उनको जो व्यवस्थाएं प्रदान करवाई जाती थी तो उनमें भी क्या होने लगे, धीरे धीरे ये कटौती करने लग गए। अब जैसे ही ये डाकघर अधिनियम आता है तो इसका भी क्या करते हैं, सैनिक क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो ये आता है 1854 में। 1854 में डाकघर अधिनियम। तो इस डाकघर अधिनियम में क्या होने लगा कि जो भी पत्र भेजेगा सैनिक उस पर क्या लगेगा, पैसा लगेगा, या पत्राचार पर वसूली की जाने लगी। ठीक है, जो भी सैनिक क्या करता था, पत्र भेजता था, उस पत्र पर क्या होने लगी थी, पैसा वसूली करने लग गए थे। तो उसके कारण भी क्या होते हैं, इनको
दिक्कत होने लगी थी सैनिकों को। अब वो कोई चिट्ठी नहीं भेज पा रहा था, बहुत ज़्यादा उसका पैसा लेने लग गए थे। तो फिर इस वजह से भी उनको, जब घर वालों से ही मोह नहीं रहेगा, मतलब उनके जब घर वालों की सूचनाएं उन तक नहीं पहुंचेगी तो गुस्सा तो व्यक्ति को ऐसे भी आएगा। अगला लिखो एक और बिंदु 1856 का, जो मैंने अभी आपको बताया कि अवध के जो हैं शासक होते हैं, तो अवध के शासक को ऐसा बोलकर कि इनसे जो है शासन व्यवस्था नहीं चल रही, कुप्रशासन, कुप्रशासन का आरोप लगाकर क्या कर लिया जाता है, अवध को डलहौजी क्या करते हैं, मिला लेते हैं हड़प नीति के तहत। लगभग मतलब सबसे जो बाद में मिलाया गया था वो कौन सा क्षेत्र था, अवध था। तो जैसे ये अवध को मिलाते तो उनका अवध से क्या था, लगाव था सैनिकों का कि हमारा ही राज्य इन्होंने नहीं छोड़ा, मिला लिया गया। पहले तो इन्होंने क्या कर रखा था, उसको छोड़ रखा था, मतलब सहायक संधि उसके साथ हो रखी थी अवध के साथ, है ना। लेकिन जब 1856 में क्या किया जाता है, अवध को मिला लिया गया, मिलाया गया, तो ऐसा कहा जाता है कि अवध के जो सैनिक थे वो सैनिकों के जो घर थे या घर वालों के जो कहीं ना कहीं जो है उनके लोगों को बहुत ज्यादा क्या होने लगी, उनसे आपत्ति होने लगी थी, या फिर हम कहें कि जो घर वाले हैं वो ठीक तरह से नहीं रह पा रहे थे। तो इधर सैनिकों को ऐसा लग रहा था कि अब तो हमारे हित जो है वो क्या होने लगे, बहुत ज्यादा जो है प्रभावित होने लगे। अब सैन्य कारण के बाद में आगे जो है जाकर तात्कालिक जो कारण बनता है वो भी किनसे संबंधित होता है, सैनिकों से ही संबंधित होता है। अब वो तात्कालिक कारण क्या था, जो कि 1857 क्रांति को शुरुआत करने में सहायक होता है। तात्कालिक कारण, तो तात्कालिक कारण में आप लिखिए कि अंग्रेजी जो सेना है, उस अंग्रेजी सेना में क्या करते हैं, पहले जो बंदूक हुआ करती थी वो हुआ करती थी ब्रैंड बॉस, है ना। इस बंदूक का नाम लिख लो, दिसंबर 1856 की बात कर रहे हैं अपन। अब दिसंबर 1856 तक जो अंग्रेजों ने सेना के लिए जो बंदूकें दे रखी थी वो कौन सी थी, ब्राउन बॉस दे रखी थी, या ब्राउन बेस भी उसको लिख दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब 1856 तक जो बंदूक चली आ रही थी वो कौन सी चली आ रही थी, ब्राउन बॉस, हाँ ब्राउन बेस या ब्राउन बॉस, ब्राउन बेस लिख लीजिए आप तो ना। तो इस ब्राउन बेस में क्या करता है, ये पुरानी बंदूक हुआ करती थी, तो इसमें जब भी बारूद डाला जाता था तो डायरेक्ट हाथ से खींचकर वो बारूद को उसमें डाल सकते थे। लेकिन इस ब्राउन बेस की जगह पर ये क्या करते हैं, बाद में एनफील्ड राइफल ले आते हैं, एनफील्ड राइफल। जब ये एनफील्ड राइफल को लाया जाता है तो इस एनफील्ड राइफल में जब कारतूस डाला जाता था तो उसका जब ढक्कन होता था उसको जब खोला जाता था तो वो क्या था, हाथ से नहीं खींच पाता था। तो जब हाथ से नहीं खींच पाता था तो सैनिकों को क्या करना पड़ता था, अपना जो मुंह होता है तो उससे वो ढक्कन खोलना पड़ता था। और जब उस ढक्कन को खोला जाता था तो उसी जगह पर क्या हुई थी, गाय और सुअर की जो चर्बी है वो उसमें लगा दी जाती है। तो आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र मानते हैं और सुअर जो होता है उसको खाना या उसका सेवन करना जो है मुस्लिम धर्म में अपवित्र मानते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिम जो सैनिक है उनके भी हित प्रभावित होते हैं और जो हिंदू सैनिक है उनको भी क्या होता है, धर्म प्रभावित होता है। तो ब्राउन बेस की जगह जब ये एनफील्ड राइफल आते हैं तो सारे सैनिक क्या करते हैं, मना कर देते हैं इसको चलाने के लिए, क्योंकि इनको पता लग जाता है कि इसमें क्या लगी हुई है, गाय और सुअर की जो है चर्बी इस्तेमाल की गई है। किसमें, एनफील्ड राइफल के। जब कारतूस हम डालते हैं तो उसको क्या करना पड़ता था, ढक्कन को खोलना पड़ता था और ढक्कन जुबान से ही खुलता था ना, हाथ से नहीं खुल पाता था। तो इस कारण क्या हो गए, कारतूसों में इसमें क्या करी गई थी, एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। तो इसको क्या किया, अंग्रेजी जो सेना थी उनके जो सैनिक थे, सैनिक कौन से थे, कुछ तो हिंदू थे कुछ मुस्लिम, तो उन्होंने क्या किया, इसको चलाने से मना कर दिया। तो यहीं से जो है कहीं ना कहीं इस विद्रोह की जो है शुरुआत मानी जाती है, प्रारंभ होता है। बंगाल में एक जगह होती है दमदम, हाँ बंगाल की जगह है। अब अपन आ गए किस पर,
ये अपन ने तात्कालिक कारण देख लिया है। तात्कालिक कारण कौन सी बनी कि जो ब्राउन बेस बंदूक पहले से चली आ रही थी, तो अंग्रेज क्या करते हैं, उस बंदूक को हटाकर कौन सी एनफील्ड राइफल का उन्होंने यूज किया, और उसमें क्या लगी हुई थी, गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। तो हिंदू और जो अंग्रेज मतलब मुस्लिम जो सैनिक हैं, उन्होंने क्या किया, इस बंदूक को चलाने के लिए मना किया, और उन्होंने मना किया तो अंग्रेजी अधिकारियों ने क्या किया, उनको थप्पड़ लगाया। अब जब आपने देखा होगा, सैनिक जब तक अनुशासन में है तब तक वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब वो पूरी तरह से जो है, अब मैं एक घटना आपको सुना रहा हूं ना, आपको एक बार में जो है विद्रोह समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ। मान लीजिए बालाघाट से एक ट्रेन चलती है श्योपुर के लिए, ठीक है। अब बालाघाट से जब ट्रेन चली, तो यहां से जब ट्रेन चली तो उसमें क्या है, 4-5 लोग तो क्या थे, बैठे थे, और एक व्यक्ति और अलग से बैठा था। तो वो अंग्रेज व्यक्ति, एक अलग जो व्यक्ति बैठा है उसको मान लीजिए आप अंग्रेज, और 4-5 लोगों को मान लीजिए आप हिंदू समझ लीजिए ना, जो भी आप समझना चाहे। तो जब ट्रेन बालाघाट से चली, और बालाघाट से चलते चलते वो एक व्यक्ति था, वो क्या कर रहा था, शरारत कर रहा था, बदमाशी कर रहा था, उन 6-7 लोगों को थप्पड़ चांटे लगा रहा था, किसी की जेब फाड़ दी, किसी को सिगरेट पीकर धुआं निकाल दिया, कुछ भी कर दिया, मान लीजिए बदतमीजी करता आ रहा है। लेकिन एक जो सैनिक है उसको मिली थी बहुत दिनों में, 4-5 महीने में क्या करते हैं सैनिक लोग, घर पर जाते हैं। तो वो बेटा जबलपुर से, अब जबलपुर से बेटा तो वो 6-7 लोगों के पास आकर बैठ गया। अब वो भाई साहब को पता थोड़ी है कि ये सैनिक है और इतने दिनों में घर जा रहा है ना, बेचारे को बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली है। अब उसने क्या किया कि जैसे ही ट्रेन जबलपुर से चली, तो उसने 6-7 लोगों के समझकर वैसा कि वैसा ही उसको समझा, तो उसने क्या किया, उस सैनिक को भी क्या कर दिया, चांटा मार दिया। अब सैनिक तो पहले से गुस्सा था, अब उसी सैनिक के जब चांटा मारा जाएगा तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट उसको मारेगा ही, है ना, कि बदतमीजी आपने इसके साथ इनके साथ कर ली होगी, लेकिन मेरे साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप देखो कि जो सैन्य अधिकारी होते हैं वो आपको अलग जगह पर ही, उनका रहना खाना पीना सब एक अलग जगह रहेगा। बाकी जो सिविलियन है वो कहीं भी कुछ भी करें, उनको उनसे लेना देना नहीं होता। और अनुशासन देखोगे तो अनुशासन आप सेना में ही देख सकते हो कि कितना अनुशासन उनमें होता है। तो उसने क्या करी, डायरेक्ट उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो यही घटना जो है किसके साथ घटती है, सैनिकों के साथ, है ना। मंगल पांडे उसका एक सैनिक होता है। तो जब उनको क्या कर दिया जाता है, मना किया जाता है, तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है। और बदतमीजी करने के दौरान जैसे उसने अंग्रेजी अधिकारी ने जो व्यक्ति बैठा हुआ था ट्रेन में, एक अकेला जो बदतमीजी करता आ रहा था, तो जैसे उस एक व्यक्ति ने क्या किया, किसने, आर्मी के जवान ने, तो उसने जैसे उसको मारा चाटा, तो उसने भी दोबारा से क्या किया, उसको पीटा। और जैसे ही पीटा तो वो 6-7 लोग पहले चुपचाप बैठे हुए थे ना, मार खाते आ रहे थे जबलपुर मतलब बालाघाट से जबलपुर तक, तो वो 6-7 भी क्या हो गए, खड़े हो गए कि यार हमारे साथ भी बालाघाट से बदतमीजी करता आ रहा है ये लोग, है ना। यहां से तक तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वहां जैसे कोई व्यक्ति बैठा, तो जब सैनिकों ने इस विद्रोह को शुरू किया, तो भारत के जो लोग हैं वो भी क्या होने लग गए, सैनिकों का साथ देने लग गए। अपन देखते ही हैं कि आप देखो दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो होता है वो बिल्कुल बूढ़ा हो गया होता है, और उस बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इनका जो साथ है वो क्या देने लग गए, अलग अलग क्षेत्र के लोग भी इनका साथ देने लग गए। अब यहीं से जो है घटना आप समझते रहिए कि प्रारंभ कहां से होता है। तो भाई प्रारंभ की जो डेट है उसको लिख लीजिए, जनवरी 1857। जनवरी 1857। यहां पर वेस्ट बंगाल में एक जगह है दमदम। कहां पर जगह है, वेस्ट बंगाल तो अभी बोलेंगे उसको, पहले तो बंगाल ही था भाई, है ना। तो बंगाल में एक जगह है दमदम। तो दमदम में क्या होती है, इस विद्रोह की जो है चिंगारी जो है वहां लगती है, लेकिन अभी वो उतना फैला नहीं है। फैलेगा कब, जब मंगल पांडे को फांसी दे दी जाएगी, तो और सैनिकों को भी क्या लगता है, बुरा लगता है ना। तो वहीं से जो है फिर विद्रोह शुरू होता है। फरवरी 1857 में दूसरी जगह लिखिए, फरवरी 1857। ये जो जगह होती है वो होती है बैरकपुर छावनी, है ना। बैरकपुर छावनी में ही ये लोग रहा करते थे, सैनिक जो लोग हैं।
हाँ, इसका एक ये फरवरी 1857 में बहरामपुर लिखो, बहरामपुर, ये भी बंगाल में ही है, बहरामपुर। ये जो जगह है मैंने जब सर्च करी है तो सर्च करने के दौरान ये पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में ही है ना, ठीक है, पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में ही दोनों अभी वर्तमान में। उस समय का तो बंगाल था, लेकिन अगर अभी की बात करें तो वो क्या है, पश्चिम बंगाल। अगला लिखो बैरकपुर। ये जो घटना घटती है ना मंगल पांडे के साथ, ये होती है 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857। तो 29 मार्च 1857 को क्या किया जाता है कि जो 34वीं एक बटालियन हुआ करती थी, तो उसमें एक सैनिक होते हैं, कौन, मंगल पांडे, या 34वीं बटालियन, तो इसके जो सैनिक होते हैं वो कौन होते हैं, मंगल पांडे, है ना। मूवी भी बनी है इनके ऊपर, ठीक है, देखी होगी आपने, मंगल पांडे ये नाम, है ना। तो मंगल पांडे क्या करते हैं, जब उन कारतूसों को चलाना बंद कर देते हैं तो अंग्रेजी अधिकारी क्या करते हैं, इनको चांटा मारते हैं, पिटाई करते हैं, इनके साथ बदतमीजी करते हैं। तो ये क्या करते हैं मंगल पांडे, दो अंग्रेजी अधिकारी, मतलब उस बंदूक को चलाते तो हैं ये, लेकिन उस बंदूक में जब कारतूस भरते हैं और कारतूस भरने के दौरान दो अंग्रेजी अधिकारियों की ये क्या कर देते हैं, वहां पर हत्या कर देते हैं। उन अधिकारियों का नाम लिख लो, एक तो लेफ्टिनेंट बाग होता है, बग भी इसको बोला जाता है, और एक मेजर होता है सार्जेंट। एक तो लेफ्टिनेंट बग होता है, या इसी को बाग भी बोल देते हैं ना, दूसरा जो है सार्जेंट होता है। तो इन बाग की और सार्जेंट की ये क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। सार्जेंट हुरसन, बाग बाग, ठीक है। ये जो है देखो, दोनों के पदों के नाम भी लिख सकते हो आप। जो बाग होते हैं, बाग कौन थे उस समय, लेफ्टिनेंट थे, और जो मेजर होते हैं, मेजर कौन होते हैं, सार्जेंट हुरसन। तो इन दोनों की क्या कर दी जाती है, मंगल पांडे के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और मंगल पांडे जैसे ही हत्या करता है तो इनको क्या कर दी जाती है, फांसी की सजा सुना दी जाती है ना। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो 8 अप्रैल 1857 में क्या कर दी जाती है, मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। कब, 8 अप्रैल, है ना। ये घटना कब की है, मार्च की है। फिर 8 अप्रैल को क्या होता है, 1857 में, 8 अप्रैल 1857 में क्या कर दी जाती है, इनको फांसी दे दी जाती है मंगल पांडे को, ठीक है। चिंगारी कहां से लगी, जब चर्बी वाले कारतूस आ चुके थे, है ना, एनफील्ड राइफल आ चुकी थी, तभी से चिंगारी लगी। उन्होंने मना किया चलाने से, उनके साथ बदतमीजी की गई। जब तक वो अनुशासन में तब तक अनुशासन में, लेकिन जब बदतमीजी की जाएगी तो वो अनुशासन तोड़ देता है। और इन्होंने क्या करी, दोनों अधिकारियों की हत्या कर दी, और हत्या की बाद में क्या कर दी गई, इनको फांसी की जो सजा है वो कब दे दी गई, 8 अप्रैल 1857 में इनको फांसी दे दी गई। क्यों दे दी गई, कि भाई दूसरे जो सैनिक है वो ऐसा काम ना करे। वो दिखाना चाह रहे थे कि अंग्रेज लोग जो हैं वो क्या है, जो कहेंगे वो आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन बाद में क्या होते हैं, ये सारे जो मतलब जो सैनिक हैं ये क्या करते हैं, जैसे ही उसको फांसी दे दी जाती है तो ये एक हो जाते हैं। अब इसका जो विस्तार है वो कहाँ से होता है उसका और समझ लीजिए ना। विस्तार तक अपन देखेंगे, बाद में बाकी विद्रोह कहाँ कहाँ हुए हैं, कैसे हुए हैं, वो सारा अपन कल की क्लास में देखेंगे ना। 2 पार्टों में अपन 1857 की क्रांति को कंप्लीट कर लेंगे। तो विस्तार देखते हैं, इसका विस्तार कैसे होता है। तो जैसे ही मंगल पांडे की जब हत्या हो जाती है तो अप्रैल के बाद में 1 तारीख लिखिए, 10 मई 1857, जैसे ही पता लगता है कि मंगल पांडे को क्या कर दी गई है, फांसी दे दी गई है, तो उसके बाद में क्या करते हैं, 10 मई 1857 में मेरठ वाले क्षेत्र में जाते हैं। और मेरठ कहाँ है, यूपी में। तो इस यूपी में क्या, मेरठ वाले क्षेत्र में क्या था, अंग्रेजों ने शस्त्रागार बना रखा था, जहां पर शस्त्र
रखे जाते थे, बनाए भी जाते थे। तो उस शस्त्रागार को क्या करते हैं, जो सैनिक होते हैं वो बंगाल से जाकर उसको लूट लेते हैं। कब? 10 मई 1857 में क्या करते हैं ये, मेरठ में जो शस्त्रागार था, इस शस्त्रागार को क्या करते हैं ये सैनिक लूट लेते हैं। जैसे ही इस शस्त्रागार को लूटते हैं और लूट कर ये कहां बढ़ते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं। ठीक है, कहां जाते हैं ये, दिल्ली जाते हैं। मतलब 10 मई को तो क्या किया इन्होंने, शस्त्रागार लूटा, और 11 मई को कहां पहुंच जाते हैं ये, दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो 12 मई को क्या कर देते हैं, ये दिल्ली पर सैनिक जो हैं अपना अधिकार कर लेते हैं। मतलब बहादुर शाह जफर से तो क्या मांगी इन्होंने, केवल परमिशन मांगी कि साहब आप हमारे साथ हो या साथ हो जाओ। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि रोटी और कमल क्या था, इनका प्रतीक हुआ करता था। इन्होंने क्या है कि जहां तक इनकी सूचना पहुंची तहां तक, जब तक उन्होंने अपनी सूचना पहुंचाई, बाद में जो देसी रियासतें थी उनके राजाओं को क्या किया इन्होंने अपने साथ में लिया, और ये जो सैनिक जो है ये विद्रोह कर देते हैं, और 12 मई पर क्या करते हैं, दिल्ली पर अपना, दिल्ली में से लोगों को, अंग्रेज लोगों को क्या करते हैं, उनकी बढ़िया अच्छे से पिटाई करते हैं। हालांकि जो है बहादुर शाह जफर बोलते हैं कि देखो भाई मेरी तो बहुत सारी आयु हो गई है, तो मैं तो इसमें क्या है खड़ा रहने लायक नहीं हूं। लेकिन वो बहादुर शाह जफर है वो अपने एक सैनिक को भेजता है, बख्त खां को। मुगल शासक बहादुर शाह जफर होते हैं, उनकी तरफ से जो है वो क्या करते हैं, खुद तो नहीं जाते लेकिन अपना नेतृत्व करने के लिए एक सैनिक को भेजते हैं। किसको? बख्त खां को। तो बख्त खां क्या करता है, इसका नेतृत्व करता है ना। याद रखना कि कभी कभी पूछ लिया जाए कि बहादुर शाह जफर नेतृत्व करते हैं या उसकी तरफ से कोई और करते हैं, उनका मान लो नाम दे दिया, तो उसमें याद रखना बख्त खां जो है लड़ाई लड़ता है ना, क्योंकि जब तक नेतृत्व करने वाला नहीं होगा तो आप लड़ाई जो है नहीं जीत पाओगे। तो ये बख्त खां क्या करते हैं, वास्तविक जो सेनापति है, जो कि उस समय 1857 क्रांति में जो है लड़ाई जो लड़ने जाता है वो कौन जाता है, बख्त खां जाते हैं। और सैनिक जो है उसका साथ देते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, और अंग्रेज जो सेना थी उसको क्या कर देते हैं, ये दिल्ली पर जो है हराकर उस पर, दिल्ली पर क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार कर लेते हैं। लेकिन अब अलग अलग जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से क्षेत्र रहे हैं जहां से इनका क्या होता है, धीरे धीरे जो विद्रोह है वो शुरू हो गए थे, है ना। तो उनको जो है हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। एक तो विद्रोह आपके रह गए कि कहां कहां कौन कौन से क्षेत्र में विद्रोह फैले थे, दूसरा उसके असफल होने के क्या कारण रहे थे, और कारणों के बाद में हम इसके परिणामों को देखेंगे, और परिणामों के बाद में हम इसको देखेंगे कि 1857 क्रांति के बारे में जो है लेखक या इतिहासकार जो रहे हैं उनके क्या क्या विचार रहे हैं, कौन कौन व्यक्ति ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, किन लोगों ने नहीं किया है। तो वो सारी जो घटनाएं हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक भाई ऑनलाइन वाले तो क्या ही बताएं। ठीक है, जल्दी आपको ये जो लेक्चर है वो अपलोड कर दिया जाएगा।